रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन विवाद को लेकर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसे में यथास्थिति बनी हुई है। चीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। जल्द ही सैन्य लेवल की एक और चर्चा होनी है और अगर कोई देश विस्तारवाद की नीति अपनाता है तो भारत के पास उतनी ताकत है कि वो उसे अपनी जमीन में रुकने से रोक सके। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच आज किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत दोपहर 2 बजे होगी। किसान संगठन ने कृषि मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए वार्ता के तौर तरीकों और एमएसपी पर कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए कानून लाने के लिए अपने प्रस्तावित एजेंडे को दोहराया। नए साल के दिन पर पीएम नरेंद्र मोदी 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। क्रोएशिया की राजधानी जागरेब में लगातार दूसरे दिन भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। राजधानी में लगातार दूसरे दिन भूकंप के बड़े झटकों से लोगों को खासा डर है और भूकंप के तेज झटकों की वजह से कुछ लोगों को चोट लगी तो छतों और इमारतों को काफी नुकसान हुआ है। जागरेब के दक्षिण पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया। उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर चल रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी आज जमकर बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। लोग ठंड से बचने अलाव का सहारा लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे नवनिर्मित कार्यालय निर्वाचन भवन का लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम लोकार्पण करेंगे। उसके साथ ही राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन विवाद को लेकर बयान दिया। राजनाथ सिंह का कहना है कि चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसे में यथास्थिति बनी हुई है। चीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। जल्द ही सैन्य लेवल की एक और चर्चा होनी है। अगर कोई देश विस्तारवाद की नीति अपनाता है तो भारत के पास उतनी ताकत है कि उसे अपनी जमीन में रुकने से रोक सके। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच आज किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत दोपहर 2 बजे होगी। किसान संगठनों ने कृषि मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए वार्ता के तौर तरीकों और एमएसपी पर कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए कानून लाने के अपने प्रस्तावित एजेंडे को दोहराया। भारत में ब्रिटेन वाले नए स्ट्रेन से संक्रमित 13 और मरीज मिले हैं। अब देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमितों का आंकड़ा 20 पहुंच गया है। इधर केंद्र सरकार ने यूके से आने जाने वाली फ्लाइट पर अस्थायी रोक 7 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। रायसेन के टोल टैक्स नाके पर दबंगों ने शराब के नशे में टोल कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में टोल नाके पर तोड़फोड़ भी कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामला टोल नहीं देने को लेकर शुरू हुआ था। घटना सेहतगंज टोल टैक्स नाके की। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच आज किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत दोपहर 2 बजे होगी। किसान संगठनों ने कृषि मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए वार्ता के तौर तरीकों और एमएसपी पर कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए कानून लाने के लिए प्रस्तावित एजेंडे को दोहराया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लावापुरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन विवाद को लेकर बयान दिया है। राजनाथ सिंह का कहना है कि चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसे में यथास्थिति बनी हुई है। चीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। जल्दी सैन्य लेवल की एक और चर्चा होनी है। अगर
कोई देश विस्तारवाद की नीति अपनाता है तो भारत के पास उतनी ताकत है कि वो उसे अपनी जमीन में रुकने से रोक सके। पाकिस्तान से सटी सीमा को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना में क्षमता है कि वो सीमा पार जाकर दुश्मन को खत्म कर सके। राजनाथ ने कहा कि भारत पूरी मुस्तैदी से और हमारी सीमाओं से छेड़खानी का करारा जवाब दिया जाएगा। कृषि कानून को लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर घेर रही है, लेकिन ऐसे में राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो एक किसान परिवार में पैदा हुए हैं। ऐसे में वो राहुल गांधी से अधिक खेती के बारे में जानते हैं। कृषि कानूनों को किसानों की भलाई के लिए लाया गया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सरकार चर्चा को तैयार है। एनसीपी चीफ और देश के कृषि मंत्री रह चुके शरद पवार ने केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिना राज्यों से मशवरा किए तीनों नए कानून थोप रही है। सरकार दिल्ली में बैठकर खेती किसानी चलाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पवार ने बातें की। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच आज किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत दोपहर 2 बजे होगी। किसान संगठनों ने कृषि मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए वार्ता के तौर पर तरीकों और एमएसपी पर कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए कानून लाने के अपने प्रस्तावित एजेंडे को दोहराया। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। आज किसानों और सरकार के बीच दोपहर 2 बजे बातचीत होनी है। इसमें कोई समाधान निकलता है या नहीं, ये बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं किसानों को लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की थी। नए साल के दिन पर पीएम मोदी 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को गुजरात के राजकोट में एम्स की बुनियाद रखेंगे। लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे बुनियाद रखेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान से ये पता चल रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में लगातार दूसरे दिन भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। राजधानी में लगातार दूसरे दिन भूकंप के बड़े झटकों ने लोगों को खासा डरा दिया। भूकंप के तेज झटकों की वजह से कुछ लोगों को चोट लगी तो छतों और इमारतों को भी नुकसान हुआ है। जाग्रेब के दक्षिण पूर्व में 46 किलोमीटर की दूरी पर 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कल शीतलहर से ठिठुरती रही और न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूरी दिल्ली का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने बताया कि आयानगर और लोधी रोड मौसम केंद्रों ने न्यूनतम तापमान क्रमशः 2.6 डिग्री सेल्सियस और 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर चल रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी आज जमकर बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। लोग ठंड से बचने अलाव का सहारा ले रहे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 17,95,000 के पार पहुंच गया है। दुनिया में अब तक 5 करोड़ 83 लाख से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 2 करोड़ 21 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है और विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 2,45,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 98,33,000 से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,48,475 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस घटकर 2,60,000 हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,000 से भी ज़्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,324 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,11,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 14 मौत से कुल आंकड़ा 3,314 पहुंच गया है। वहीं 1,094 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,29,000 के पार पहुंच गया। अभी 13,641 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1134 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,77,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या
12,472 हो चुकी है। 17 मरीजों की मौत से आंकड़ा अब 3,336 पहुंच गया है। 1,394 मरीज की डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,61,000 को पार कर गया है। दुर्ग में 137 और राजनांदगांव में 90 नए संक्रमित मिले। बिलासपुर जिला प्रशासन कोरोना के नए स्ट्रेन के बीच न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सख्त है। सेलिब्रेशन के लिए प्रशासन की सख्त गाइडलाइन का पालन करना होगा। बड़े और भीड़ वाले आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी और समय में गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकेंगे। सरगुजा पुलिस ने नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की है। चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती की गई है। मेन पार्क में सैलानियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी तैनाती की गई है। कोविड-19 के संक्रमण के साथ ही लोग शांति व्यवस्था को न तोड़े, इसे लेकर फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश की मौजूदगी में राज्य में ऑटोमोबाइल, स्टील, सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए उद्योग विभाग और हीरा ग्रुप के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर हुए। इन परियोजनाओं पर 2,576 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं करीब 10,000 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे नवनिर्मित कार्यालय निर्वाचन भवन का लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के कार्यक्रम में भी शामिल। निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी और इंतजार करना होगा। जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक ये नियुक्तियां टल सकती हैं। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को नए साल की शुभकामनाओं के साथ निगम मंडलों में जगह मिलेगी। होशंगाबाद में आयोजित कृषि अनुसंधान केंद्र कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैंसर से मरने वालों की संख्या अन्य संक्रमण से मरने वालों से कहीं अधिक होगी। उन्होंने किसानों को जैविक खेती करने की सलाह दी, जिससे कि गौवंश की भी रक्षा हो सके। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के देवरी कला धान खरीदी केंद्र में किसानों की हो रही परेशानी को लेकर बीजेपी नेता ने पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन को किसानों की परेशानी दूर करने की मांग की है और साथ ही हमारे जिलों में हमाली में घोटाले का आरोप भी लगाया और खरीदी केंद्रों में भी व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रायगढ़ सांसद गोमती साय ने प्रदेश में पीएम आवास को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सांसद साय ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को दिए गए 6,75,000 पीएम आवासों के टारगेट में से राज्य सरकार ने 5 लाख आवासों का लक्ष्य वापस लौटा दिया है। जो 1,75,000 आवास स्वीकृत हुए हैं वो भी फंड नहीं होने से अधूरे पड़े। सतना के बीर सिंहपुर में गौशाला निर्माण को लेकर किसानों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने किसानों को समझाइश दी, तब चक्का जाम खुला। साथ ही प्रशासन ने जल्द गौशाला का निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। किसानों का कहना है कि आवारा पशु फसलों को बर्बाद करें। लंबे समय से कर नहीं जमा करने वाले करदाताओं पर बिलासपुर नगर निगम एक्शन की तैयारी में। टैक्स जमा नहीं करने वाले ऐसे 56 बड़े करदाताओं को निगम ने लिस्टेड कर लास्ट अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद निगम कुर्की की कार्रवाई करेगा। ऐसे में करदाताओं पर निगम का करीब 4 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें बड़े होटल, मॉल और बिल्डर शामिल हैं। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम को 15 करोड़ की लागत से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। आज उसका फायदा रसूखदार लोग और सरकारी विभाग उठा रहे हैं। यहाँ हॉल और कमरों के आवंटन में भारी गड़बड़ी की गई है। क्रिकेट और अन्य आउटडोर खेल संघ चलाने वाले रसूखदार लोगों ने नियमों के विपरीत 4-4, 5-5 कमरे ले रखे हैं। बीजापुर जिले के बुर्जी और पुसनार के बीच आईडी ब्लास्ट हुआ। आईडी की चपेट में आने से डीआरजी जवान घायल हो गए और डीआरजी और सीएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी ये घटना हुई। वहीं घायल जवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है। एसपी कमल लोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि की। रायसेन के टोल टैक्स नाके पर दबंगों ने शराब के नशे में टोल कर्मचारी से जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में टोल नाके पर तोड़फोड़ भी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। विवाद टोल नहीं देने को लेकर हुआ था और घटना सेहतगंज टोल टैक्स नाके की। मध्य प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन माफिया के तहत 11 सेक्टरों में चयनित किया था, जिस पर कार्रवाई की जानी थी। इनमें लैंड माफिया, मिलावटखोर, सहकारी समितियों सहित कई सेक्टर थे, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में ये कार्रवाई महज कुछ सेक्टर तक ही सीमित रह गई। फिर चाहे लैंड माफिया हो या फिर मिलावटखोर, इन दोनों ने आगे ऑपरेशन एंटी माफिया की
टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है। पत्थलगांव के कांसाबेल थाना के अंतर्गत टांगर गांव में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें युवती और उसके पिता हल्के झुलस गए हैं। और मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। इसमें आरोपी ने एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते घटना को अंजाम देने की बात स्वीकारी। दमोह के बजरिया इलाके में दर्जन भर लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पेशे से टीचर अजय मुड़ा अपने परिजनों के साथ घर के बाहर बैठे हुए थे और इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व पास में ही आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उज्जैन के नायताखेड़ी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपने 10 महीने के बेटे और 3 साल की बेटी के पेट में सरिया घुसाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की और इसके बाद आत्महत्या का प्रयास भी किया। आशंका है कि मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हो सकता है। दतिया के सहीना कला में एक किसान का अधजला शव खेत पर बनी झोपड़ी में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन ने गांव के नामजद 4 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के पुत्र का कहना है कि उसके पिता को अशोक शिवहरे घर से लेकर गया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बलरामपुर के पचावल में 2 साल पहले हुए एक युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंकित की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण की गई थी। आरोपियों ने शराब में कीटनाशक मिलाकर उसको पिला दिया और मौत होने पर शव को मधी टोंगरी पहाड़ के पीछे छिपा दिया। अंबिकापुर जिले के रघुनाथपुर के दर्रीडीह के तालाब में इंसान का कटा हुआ दोनों पैर का पंजा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। डबरा सिटी थाने के टीआई केडी कुशवाहा ने पत्रकारों पर मामला दर्ज करवाने की धमकी दी। पत्रकार चोरी के मामले में कवरेज करने के लिए थाना गया था, जहां टीआई पत्रकार से चिल्लाते हुए अभद्रता की और कलेक्टर एसपी का धौंस दिखाते हुए एफआईआर करवाने की धमकी दी। मामले में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बलरामपुर जिले के बघीमा गांव में एक लावारिस बैग में भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। पुलिस एक्सीडेंट की सूचना पर बघीमा मेन रोड पहुंची, जहां एक बाइक सवार के साथ बैग पड़ा मिला और बैग की तलाशी लेने पर 25 किलो से भी अधिक विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। जबलपुर की नगरनार पुलिस ने एक बार फिर गांजे की खेप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 70 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 3,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। कटनी के रीठी थाना क्षेत्र से जबलपुर की धन्वंतरी नगर पुलिस ने लोहे की सरिया से भरा लूट का ट्रक पकड़ा है और ट्रक में करीब 15 लाख रुपए की लोहे की सरिया लोड थी, जो जबलपुर संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंधमुख बाईपास कन्नू के ढाबा से चोरी हुआ था। इसमें सो रहे हेल्पर को बंदूक की नोक पर हाथ पर बांधकर बदमाशों ने टकले हुआ। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में किराना व्यापारी से बाइक सवार 2 नकाबपोश युवकों ने बैग में रखे 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है और जिले में लगातार लूट और चोरी की घटना हो रही है और बदमाशों के हौसले बुलंद। लोन दिलाने के नाम पर पेंड्रा की रिटायर्ड महिला शिक्षिका से ठगी का मामला सामने आया है। महिला से राजस्थान की एक कंपनी ने 54 लाख रुपए की ठगी की। महिला का आरोप है कि 5 लाख का लोन लेने के लिए कंपनी ने 17 बार अलग अलग खातों से पैसे जमा करवाए, लेकिन लोन नहीं मिल पाया। अंत में पीड़िता ने ठगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई। महिला ने राजस्थान की मैग्मा फाइनेंस कंपनी पर ठगी का आरोप लगाया। धमतरी जिले के नगर पंचायत कुरूद में एक सोने चांदी का व्यापारी उठाईगिरी का शिकार हो गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कुरूद के पायल ज्वेलर्स में 2 लोग ताबीज खरीदने के नाम से दुकान पर आए थे। इस दौरान एक बड़ी सफाई के साथ सोने के गहने पर हाथ साफ कर लिया। गुना जिले में रेत माफियाओं की मनमानी हावी हो चुकी है और उनके इस लापरवाही से सिंध नदी और पार्वती नदी के तट पर खतरा उत्पन्न हो गया। दोनों नदियों के किनारे कई घाट बनकर अंधाधुंध रेत निकाला जा रहा है और इससे नदी के किनारे जगह जगह गड्ढे हो गए, तो कई जगह किनारों को खोदकर रास्ता बना दिया। जशपुर जिले के बागीचा तहसील से हीरोइन बनने की चाह लेकर मुंबई भागी 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया है। दोनों लड़कियों को फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर एक अज्ञात युवक अपने साथ ले गया।
नीमच एसपी ने जिले के जावत थाने में पदस्थ 2 आरक्षक सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ अफीम केस में फंसाने, अवैध वसूली और अपहरण के प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद आरोपी आरक्षकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आगर मालवा में एक दुकानदार से जबरन पैसे मांगकर परेशान करने वाली एक महिला की कुछ महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल टीवी रिपेयर शॉप चलाने वाले अमजद की दुकान पर एक महिला जबरन घुसाई और कॉलर पकड़कर उसे दुकान के बाहर ले गई। आरोप है कि महिला अमजद से रुपए मांगकर शोर मचा रही। एटीएम से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपी बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इनसे नकली पुलिस और मीडिया का फर्जी आईडी, 30,000 रुपए कैश और दर्जन भर एटीएम, मोबाइल फोन जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी अलग अलग राज्यों में एटीएम से पैसा निकालकर बैंकों को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। पकड़े गए सभी आरोपी यूपी के रहने वाले। ग्वालियर के सरकारी ब्लड बैंक के बाहर फिर खून बेचने वाले दलाल पकड़ में आए हैं। दोनों दलालों को कर्मचारियों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। ब्लड बैंक के बाहर अटेंडर से 2,000 रुपए में ब्लड देने की बात कर ब्लड देने के लिए वे आए हुए थे और वहीं बीते दिनों 3 दलालों को कर्मचारियों ने ब्लड बैंक के बाहर पकड़ा था। ग्वालियर में स्वास्थ्य और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने लक्ष्मीगंज स्थित प्रसूति गृह की बिजली काट दी है। प्रसूति गृह का निर्माण करने वाले ठेकेदार ने भी बिजली कनेक्शन का मीटर हटा दिया है। ऐसे में प्रसूति गृह के फ्रिज में रखे टीके, वैक्सीन खराब हो सकते हैं। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के आरबीरा में सिंचाई को लेकर गांव के दबंगों ने उप सरपंच और उसके परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया। इसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने डोंगरगढ़ पुलिस थाना और एसडीओपी कार्यालय में की थी, जिसके बाद आज एसडीओपी चंद्र सिंह ठाकुर ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश की।